वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा व्याकरण करते हैं। सबसे हम पहले मुहावरा करते हैं। पहला मुहावरा है अंधेर होना। अंधेर होने का क्या मतलब है? अन्याय होना। मुहावरा में अंधेर होना मतलब अन्याय होना। इसमें आप लिख सकते हैं एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर उसके साथ अंधेर किया। अंधेर किया। इसमें चंद्रमा है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, आप जब भी मुहावरों का अर्थ तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप सेंटेंस लिखते उसके बाद जो प्रश्न है उसके आधार पे आप लाइन कीजिएगा, तो क्या आप आइडिया समझना इजी रहेगा ना कि आपने ये इसी के आधार पे आपने सेंटेंस लिखा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, मोल लेना। मोल लेना दाम देकर खरीदना। दाम देकर खरीदना। एक सामान्य सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे आप एक शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो एक वस्तु आपने क्या सही मोल भाव देकर खरीदा, मतलब सही दाम देकर खरीदा, सही मोल लिया। ठीक है। तो मैंने बिस्किट, है ना, मैंने अनाज लिखना, अनाज ज्यादा बेटर रहेगा कि मैंने अनाज या आटा दुकान से सही मोल में लिया। सही मोल में लिया।
थर्ड क्वेश्चन, गोलमाल होना यानी गड़बड़ होना। गोलमाल है ना, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल अगेन। याद आ गई ना मूवी गोलमाल 3। गड़बड़ होना। मेरे दोस्त, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं, मेरे दोस्त के हाव भाव को देखकर लगा जैसे कुछ तो गोलमाल है। मेरे दोस्त के हाव भाव को देखकर लगा, ऐसा लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ तो गोलमाल है। या आपने कोई भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। अक्सर हम कहते हैं कि किसी के हाव भाव को देखकर, किसी के जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह के एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गोलमाल है ना? आपको कहावतें तो लिखा ही थी, यथा राजा तथा प्रजा और अंधेरी नगरी, चौपट राजा टके शेर बाजी, टके शेर खाजा ना। अब लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला शब्द है आनंद। आनंद का विरोधी शब्द है शोक। शौक मत लिखना, इट्स शोक। ये आपको खुद लिखना है, आपको कोशिश करना है कि आप खुद लिखें। विरोधी शब्द में पहला है आनंद, शोक, है ना। अक्सर हम कहते हैं शोक प्रकट की, ना, दुख हुआ। सेकंड है उचित। उचित का क्या है? अनुचित।
अन, अन क्या है इसमें उपसर्ग है अनुचित में, ओके, ये ध्यान रहे। और अन में कैसा है तो अन ये उपसर्ग में आता है, ठीक है, ये भी खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें नीचे आएगा, अगर आपने अन लिख दिया तो गलत होगा। थर्ड है मोटा, मोटा का क्या आएगा पतला। चौथा क्या है नौकर का राजा, ओके। नाउ नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, लिखिए। पर्यायवाची शब्द, पहला है कसूर, दोष है ना, दोष, दोषी है ना, क्या है नाहक। दूसरा है नाहक, नाहक का अर्थ है व्यर्थ। तीसरा है हुज्जत, हुज्जत का अर्थ है दलील। दलील करते हैं ना अपन अक्सर ना, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना, उसे दलील कहते हैं, हुज्जत है ना। मूर्ख, मूर्ख का मतलब है ना समझ। ना समझ, ओके। नंबर 5 आफत, आफत हुई, मुश्किल, मुश्किल है, आफत का अर्थ है मुश्किल। नंबर 6 कौन सा है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना का क्या है विनती, विनती या विनंती। कोई भी चले। 7 कौन सा है दशा, मेरी दशा देखो, मेरी स्थिति देखो, कहते हैं ना स्थिति। 8वां है सबब,
अर्थात कारण। सबब क्या है? उर्दू शब्द है, ये कई शब्द इसमें उर्दू में है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न है, अंधेरी नगरी में लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या आएगा? उसमें आएगा आत्मीयता। बिल्कुल, आत्मीयता है ना, आत्म, वो भाववाचक में आता है। लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते हैं। तो उसमें भाववाचक में क्या आएगा? मूर्खता। कल भी करा, ग्रामर में आपको कराया था ना, बस उसी भाववाचक संज्ञा। यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था। क्या है उसमें? अच्छे बुरे में अंतर, कोई अंतर नहीं था, वो भाववाचक था। अंतर है ना, डिफरेंस, अंतर नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4, सही समय पर शिष्य को गुरुजी का स्मरण हो आया। उसमें क्या आएगा? भाववाचक में स्मरण। बिल्कुल, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो पहला है, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए। तो इसमें विशेषण क्या है? कहाँ पे जोर दिया इसमें? अंतिम। ठीक है, अंतिम आएगा इसमें। दूसरा है, बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीजें एक ही भाव में बिक रही थी। क्या आएगा? सभी चीजें, सभी। सभी क्यों? इसमें नंबर आता है, मतलब जो गुणांक आता है, इसलिए। 3, तीसरा, एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुंचे। क्या है? अंधेरी, वो आता है विशेषण में। अंधेरी, नगरी नहीं लिखता। चौथा है प्रश्न, वहां मूर्ख राजा का राज्य चलता था। मूर्ख राजा है ना, उसका क्या आएगा? मूर्ख, अस्तित्व। ये सब क्या है? अस्तित्व से रिलेटेड है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, परंतु जाने से पहले और एक प्रश्न है, वो भी करते हुए जाइए। ठीक है, ताकि हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ भी आपको कोई प्रश्न आपको पूछ सके। सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। विधान पूर्ण कीजिए।
तो सबसे पहला प्रश्न है, महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। टेक्स्ट बुक में देखना, कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। ये लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, है ना। पर स्टार्टिंग में जो कहा था कि महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि उसमें अंडरलाइन नहीं करना, वो क्वेश्चन है आपका। तो महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि अंडरलाइन में लिखना, कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप, फिर अंडरलाइन में लिखी, चूने वाले पर लगाया, चूने वाले पर लगाया। तीसरा प्रश्न, गुरु ने सिपाहियों से कहा, गुरु ने सिपाहियों से कहा, फिर अंडरलाइन में लिखिए, मुझे अपने शिष्य को, मुझे अपने शिष्य को, शिष्य, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, अंतिम उपदेश देने दो। एट लास्ट आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो इट मीन्स आपके प्रीलिम्स में जो कुछ भी ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब इसका आप रिवाइज करें और प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। ओके, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो बाकी के चैप्टर्स है, तो क्या लास्ट एग्जाम में आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।